मुझे घर जाना है। अभी मुमकिन नहीं, कल शाम तक मुमकिन हो पाएगा। क्या खाओगी? मुझे घर ही जाना है, यहाँ नहीं रहना। वो बस जिद हुई तो दुरेद उसके पास आया और उसकी तरफ झुका। तुम मुझे पहले ही बहुत जलील करा चुकी हो रुबाइशा दुरेद यज़दानी, अब जुबान बंद रखो। वो फुंकारा तो वो खामोश हो गई। क्या खाना है? उसने पीछे हटते उस पर चादर दुरुस्त करते पूछा। कुछ नहीं खाना, वो मुंह बिसोरती बोली और आंखें मूंद ली। लेकिन दुरेद की नज़रें वो खुद पर मुसलसल महसूस कर सकती थी। क्या मसला है दुरेद? वो चिढ़ गई। ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए कि मसला क्या है तुम्हें? प्यार की जुबान समझ नहीं आ रही तुम्हें? मुझे बाहर से खाना है। वो जल्दी से बोली तो दुरेद ने उसे फिर घूरा। सूप मिलेगा इस वक्त, सिर्फ तुम्हें। ऑर्डर कर दिया है मैंने। जब ऑर्डर कर दिया था तो पूछा क्यों था फिर मुझसे? दुरेद ने उसे नज़रअंदाज किया और अपने फ़ोन पर मेल्स चेक करने लगा। हज़ार फिक्रें उसके दिमाग में थी। उस औरत को जल्द से जल्द पकड़ना था। अब तो उसकी औलाद भी थी रुबाइशा के साथ। इतना नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सूप आने पर वो उठकर उसके पास आया और अपनी जगह उसके साथ बनाकर बैठकर उसे पिलाने लगा। खाना खाया आपने? रुबाइशा ने उसके बाल माथे से पीछे करते इस्तफसार किया। लहजे में फिक्र पोशीदा थी। दुरेद ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो रुबाइशा ने उसे घूरा। आपसे पूछ रही हूँ दुरेद। नहीं, वजह जान सकती हूँ? सुबह से शाम हो गई है, आपने रात भी डिनर नहीं किया था। रुबाइशा उसके बालों में हाथ चलाते बोली। दिल नहीं किया। दुरेद ने अपने बेटे को गोद में लेते उसकी जगह बनाई और टेक लगाकर टांगें सीधी की। उठ जाएगा वो। दुरेद को उसके चेहरे को जा बजा चूमते देख उसने टोका था, जिसके बदले उसे दुरेद की एक घूरी खामोश करवा गई। वो कितनी देर उसकी अपनी औलाद से लाड देखती रही, जबकि वो खुद को नज़रअंदाज होना बखूबी महसूस कर रही थी। फिर वो रोने लगा तो दुरेद बौखला गया और फ़ौरन रुबाइशा को पकड़ाना चाहा। नहीं पकड़ूंगी अब मैं। तब तो मुझे बहुत घूरा था आपने, अब करवाएं चुप। रुबाइशा की तरफ से सफ़ेद इनकार होते देख उसे लेकर खड़ा हुआ और यहाँ वहाँ चक्कर काटते उसे खामोश करवाने लगा। लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। दुरेद ने बेचारी शक्ल बनाकर रुबाइशा को देखा तो उसे मन ही मन में हंसी आई। फिर खुद को सीरियस जाहिर करती अपने बेटे को थाम गई। दुरेद वापस आता अपनी साबका पोजीशन में बैठ गया और अपना सर रुबाइशा के कंधे पर रखकर आंखें मूंद ली। उसका रुआं रुआं उस वक्त दर्द कर रहा था। रुबाइशा ने हाजिर को सुलाते साथ कॉट में डाला, जिसका इंतजाम दुरेद ने ही करवाया था। फिर दुरेद की तरफ मुतवज्जो हुई। थक गए हैं तो घर से फ्रेश हो आए दुरेद। उसने दुरेद के बालों में फिर से उंगलियां फेरते कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। वह आहिस्तगी से बोला। आप जिद क्यों करते हैं दुरेद? बच्चे नहीं हैं आप और मैं भी बच्ची नहीं हूँ कि चंद लम्हे अकेले ना रह सकूँ। बहस नहीं करो राबी, इसका फ़ायदा नहीं है। तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए खामोश रहो। अच्छा खाना तो खा लें, कुछ ऑर्डर कर लें, उसने कहा तो दुरेद ने उसकी गर्दन में मुंह छुपाया, जैसे कहना चाह रहा हो कि अब हलक से आवाज़ ना निकले तुम्हारे। रुबाइशा खामोशी से अपनी चादर उस पर दुरुस्त करने लगी तो उसने उसके गिर्द हिसार बनाया। हम घर पर नहीं हैं दुरेद, उसने याद करवाना चाहा, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए आंखें मूंद गया तो वो खामोश हो गई। वो वैसे भी उनका प्राइवेट कमरा था जो बुक था और वो लॉक भी कर चुका था, इसलिए ज़्यादा फिक्र की बात नहीं थी। चाय बना दूँ? उसे वापस फ्रेश होकर आते देख रुबाब ने इस्तफसार किया। नहीं, कपड़े चेंज करके आओ, मुझे नींद आ रही है, बासित ने उसके फ्रॉक को देखते कहा और वो रोज़ उसके आने के वक्त पर तैयार होती थी। ओके। वो फ़ौरन भाग गई तो वो मुस्कुराया। किसी रोज़ तुम्हें बताऊंगा रुबाब बासित ज़िया कि बासित ज़िया ने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी सिनफ़े नाजुक को सोचा ही नहीं, लेकिन इतना जल्दी नहीं। वो मुस्कुराता लेट गया और उसका इंतज़ार करने लगा। वो बाहर आई तो वो आंखों पर बाजू रखे लेटा था। वो अपनी जगह पर लेट गई। कुछ याद आने पर उठने लगी तो बासित ने उसे थाम कर खुद पर झुकाया। अब कहाँ जा रही हो? सकून नहीं है तुम्हें? आपके कपड़े नहीं निकाले मैंने, सुबह लेट हो जाएंगे। बस करो रुबाब, मैं निकाल लूँगा। इस वक्त मुझ पे ध्यान दो, रुबाब के बाल कान के पीछे उड़सते कहा। सारा दिन आप पर ही ध्यान देती हूँ, इसलिए अब सोने दे। सारा दिन देती हो, सारी रात भी दिया करो, हो सकता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। वो शरारती अंदाज में उसे छेड़ रहा था। वो चीखी तो कमरे में बासित का दिलकश कहकहा गूंजा। मैं चाहता हूँ कि तुम राबी के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करो रुबाब, वो बहन है मेरी। वो जानता था वो माफ़ी मांग चुकी है, लेकिन उनके दरमियान सर्द मोरी की दीवार को ख़त्म करना चाहता था वो। ओके, उसने गलत किया था वो मानती थी, जिसकी माफ़ी वो मांग चुकी थी और शर्मिंदा थी। और जब उसके भाई की मोहब्बत थी वो लड़की, तो वो कौन होती थी उनके दरमियान आने वाली? वो मज़ीद रिश्तों को पेचीदा नहीं करना चाहती थी। वो बिना कुछ कहे उसकी बात मान गई तो बासित ने क्या हुआ है? वो फिक्रमंदी से उसके करीब आई और उसके जूते उतारने चाहे।
मैंने कहा है ना जाओ, और जूतों को दोबारा हाथ मत लगाना मेरे, कभी भी। मन्नत का उसके जूतों को हाथ लगाना उसे नागवार गुजरा था। मुझे बताएं तो, तबीयत ठीक है? खाना नहीं खाना? और फ्रेश हों पहले, ऐसे क्यों लेट गए हैं? मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, ये बताएं तबीयत ठीक है? लाख नाराज़गी सही, लेकिन वो तड़प उठी थी उसके लिए। सर में दर्द है, इस वक्त सोना चाहता हूँ मैं, जाओ तुम। वो उसका सर गोद में रखती दबाने लगी। वो वाकई परेशान था। ये उसकी मोहब्बत नहीं थी कि वो ऐसे उसके कहने पर उसे अकेला छोड़ देती। तब रेस शाह उसकी गोद में सर देता उल्टा होकर लेटा और अपने हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधे। मन्नत ने झुककर उसके बालों पे बोसा दिया। चाय लाऊं? इस वक्त तुम ही काफ़ी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो वहीं बैठी उसके बालों में हाथ फेरती रही। मन्नत ने कभी उसे इतना परेशान नहीं देखा था। डैड ने सारा के वालिद से कोई डील की है। वो चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूं, नहीं तो वो मुझे अपना और मेरी माँ का मरा हुआ मुंह भी नहीं दिखाएंगे। उसके टूटे लहजे ने मन्नत को हिला दिया। आप कर लें शादी, मैं आपको इजाज़त देती हूँ। वो पल में फैसला कर गई थी। अगर इस वजह से वो इतना परेशान था तो वो हल निकाल गई थी पल भर में ही। मन्नत ने कहा और उसका सर अपनी गोद से हटाती उठ गई। खाना लगा रही हूँ, आ जाए। मुझे खाना नहीं खाना। मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें यह सब बहुत आसान लग रहा है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मज़ीद परेशान नहीं करो मुझे। आपने सुबह कबूल किया था शाह कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, तो जब हमारे रिश्ते में मोहब्बत नहीं तो फिर उसके दरमियान एक या हज़ार क्या फ़र्क पड़ता है? कल तक तुम मरने मरने पर तुली थी, और आज? वो हैरान होता उसके पल पल बदलते रवैयों पर उसे देखने लगा, क्योंकि मुझे बार बार एहसास दिलाने वाले आप हैं कि हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं। इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ? आपके वालिदैन छूट जाएंगे, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती। वो कहती बाहर निकल गई तो वो भी उसके पीछे आया। सर दर्द से फट रहा था। उसने खाना निकाला तो तबरेज़ ने अपनी प्लेट हटाई और उसकी प्लेट में उसके चम्मच से खाने लगा। खिलाओ। जब मन्नत ने रिस्पॉन्स ना दिया तो उसका चम्मच छोड़ता हटा। नया हुक्म सादिर कर गया। मन्नत ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते उसे चावल खिलाना शुरू किए। वो खुद भी साथ खाने लगी। खाना खाने के बाद वो अंदर चला गया तो मन्नत ने उसकी चाय बनाई और पेन किलर लेते अंदर गई, जहाँ वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मन्नत अपने उलझे बाल सुलझाने लगी तो वो पलटा। ऐसे ही रहने दो। उसे बाल बांधते देख उसने कहा तो उसने आगे से बालों को हल्का सा कैचर लगाए, बाकी ऐसे ही छोड़ दिए। अपने फ़ोन पर कॉल मौसूल होते वो आगे आती, लेकिन अननोन नंबर देख तबरेज़ की नज़र उसके फ़ोन पर गई। इस नंबर को तो वो पहचान सकता था, यानी वो भागने में कामयाब हो गया था, और अब क्या होना था वो जानता था। मन्नत ने आते अपना फ़ोन उठाना चाहा तो तबरेज़ ने उसका फ़ोन उठाया और नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालते उसे देखा, जो जानने की कोशिश में थी कि वो जो ये जानने की कोशिशों में थी कि वो कर क्या रहा है। तुम्हारी चाय कहाँ है? किसका फ़ोन था? रॉन्ग नंबर था, और मेरी बात का जवाब दो। मेरा मन नहीं था, उसने सादगी से कहा तो तबरेज़ शाह ने उसका हाथ थामा और बालकनी में ले गया। झटके से उसे अपने साथ झूले पर बिठाया और अपना कप उसे पकड़ाया। मन्नत ने एक घूंट लेकर उसे वापस दे दिया। मेरा ज़ख्म देना तुम्हें बुरा लगा है? उसने उसके ज़ख्म पर उंगली फेरते हुए कहा। बुरा लगता तो उसे हटाने के सोच जतन करती मैं। वो सादा अल्फाज में उसके दिए ज़ख्म की अहमियत भी बता गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसके कमरे में से उसका सारा सामान गायब था। हाजिक की और दुरेद की गैर मौजूदगी को महसूस करते वो हवास भागता हुई घड़ी पर वक्त देखा, जो दोपहर के 2 बजा रही थी। वो इतना कैसे सोच सकती थी? शायद दवाओं का असर था। उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी। नर्स के अंदर आने पर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई और उसे देखने लगी, जो कुछ अजीब लगी थी उसे। उसकी आंखें किसी से मुशाबहत खाती थी, लेकिन किस से? अब कैसी हो रुबाइशा जान? उस नर्स ने अपना मास्क नीचे किया तो रुबाइशा के मुंह से चीख निकलते निकलते बची। वो परवीन थी, उसकी सौतेली माँ, उसके बाप की कातिल। वो दुरेद को बुलाना चाहती थी, लेकिन आवाज़ जैसे उसके हलक में फंस गई। सुना है औलाद को जन्म दिया है तुमने, तो सोचो अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे बेटे को ही मार। दुरेद! वो जितनी ऊंची आवाज़ से चीख सकती थी चीखी थी। खुद पर हज़ार ज़ख्म उसे मंजूर थे, लेकिन पहले दुरेद और अब अपने बेटे के लिए वो हसास हो गई थी। दुरेद के आने से पहले ही वो औरत जा चुकी थी, लेकिन वो मुसलसल चिल्ला रही थी। दुरेद ने अंदर आते उसे साथ लगाया, जिसका हलक सूख गया था। अपने साथ उसे लगाया और एक हाथ से उसकी पीठ सहलाई। अब उसका बेटा भी रोने लगा था। डॉक्टर्स भी उसके चीखने पर अंदर आए थे। वो आई थी, वो रुबाइशा बेहद डर गई। कौन? दुरेद ने उसे देखते पूछा। मामा, वो औरत। उसका तनफ्फुस बिगड़ा था। उसने घूर कर नर्सों की फौज को देखा। वो हैरान था इतनी जल्दी वो यहाँ पहुँच कैसे गई थी।
कोई औरत अंदर कैसे आ सकती है, जबकि मैंने किसी को भी इजाज़त नहीं दी थी। वो धाड़ा। सब खामोश खड़े थे। मुझे घर जाना है, रुबाइशा ने कहा तो उसने उसे पानी पिलाते बमुश्किल उठाया और नर्स की मदद से उसे गाड़ी तक पहुंचाया और फिर घर तक ले जाते तक खामोशी ही रही थी। गाड़ी में अंदर लाते उसे लिटाया और हाजिक को उसे पकड़ाया, जो फिर से रोने लगा था। कितना मुश्किल हो गया था सब उसके लिए, घर में उन दोनों को संभालना या बाहर के मामलात को देखता वो। उसने तबरेज़ को फ़ोन करके अपने बाप के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लाने को कहा था। दुरेद मेरे पास बैठे, बाहर नहीं जाए। वो घर आकर कुछ हद तक पुरसकून हो चुकी थी अब। हाजिक को सुलाते उसने दुरेद का हाथ थामा था। मैं खानसामा को खाने का बता दूं और लॉक लगाऊं सारे। उसने कैमरास भी अंदर बाहर लगवा दिए थे और गार्ड भी हायर किया था और फिर सिक्योरिटी घर के आसपास भी थी। लेकिन वो औरत अगर अस्पताल पहुंच सकती थी तो कुछ बैद ना था कि वो घर तक भी पहुंच जाती। उसके घर तक पहुंचने से पहले वो उसे पकड़ना चाहता था, नहीं तो यकीनन कुछ बुरा होना था। सब करता वो अंदर आया जहां वो गनूदगी में थी। उसके कपड़ों पर सूप गिरा था। दुरेद ने उसके कपड़े अलमारी से निकालते बत्ती बुझाई और फिर खुद फ्रेश होकर वापस आया। उसके आसाब थक चुके थे उस वक्त। वो बस सोना चाहता था। भूख भी लगी थी, लेकिन अभी वक्त था खाना बनने में। वो आकर लेटा तो रुबाइशा ने उसके ऊपर बाजू रखते उसकी आंखों पर लब रखे। वो वहां तक पहुंच गई थी। दुरेद हाजिक को मारने। मुझ पर भरोसा है ना, बस सब मुझ पर छोड़ दो, दुरेद ने कहा तो वो उसे देखने लगी। चाय का कह दूं, खाने में तो अभी वक्त होगा। नहीं, इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो चुप हो गई। जहन में अभी वही अस्पताल का मंजर अटका था। सुबह वो उठा तो वो अब तक सो रही थी। उसने हैरत से घड़ी की तरफ देखा जो 9 बजा रही थी। ऐसा मुमकिन न था, वो तो रोज़ उसे 8 बजे उठा देती थी। रुबाब, बासित ने उसे पुकारा। शायद वो गहरी नींद में थी, कल की थकी होगी। ये सोचते वो खुद ही अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने चला गया। फिर बाहर जाकर चाय बनाई और पीकर वापस अंदर आया। वो अब तक सो रही थी। अपना वॉलेट उठाकर जेब में रखा और उसकी तरफ आते उस पर झुका। खुदा हाफिज बोलने के साथ जब माथे पर लब रखे तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसे बुखार है। उसने उसे देखा। अचानक क्यों बुखार हो गया था उसे? रुबाब, उसके गाल थपथपाते उसने उसे उठाया, जिसने मुंदी मुंदी आंखें खोली और फिर बंद करके दोबारा खोली तो जहन कुछ बेदार हुआ और एहसास हुआ कि वो तैयार खड़ा था उसके सामने। आज मैं लेट हो गई। वो सर पर हाथ मारते उठने लगी तो बासित ने उसे संजीदगी से देखा। रुबाब, बीवी हो तुम मेरी, मुलाजमा नहीं। मैं खुद भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ हैं। और मैं उन मर्दों में से बिल्कुल नहीं जिनसे अपने काम नहीं होते। सारी जिंदगी मैं ये सब खुद से करता आया हूँ। आज वो कुछ ज़्यादा ही संजीदा था। क्या हो गया है बासित? उसने अपने हल्के से दुखते सर को नज़रअंदाज किया। उठो, मेरे साथ आओ। बासित ने उसे खड़ा किया और अपने साथ बाहर लाया और नाश्ते की मेज़ पर बिठाया। फ्रिज से दूध निकाल कर गर्म किया और उसे टोस्ट करके दिए। उसके सामने रखा सब कुछ। रुबाब ने दुखते सर से उसे देखा। अपनी तबीयत खराबी का अंदाज़ा हो गया था उसे। उसने खामोशी से नाश्ता किया और बासित के हाथ से दवा ली जो वो अभी लेकर आया था। उठो, अंदर जाकर लेटो, मैं खाना बाहर से ले आऊँगा और जल्दी आ जाऊँगा। इस दवा में नशा है, तुम सो जाओगी। फ़ोन तुम्हारे सिरहाने के पास रखा है, तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन कर देना। वो उसे सब समझा रहा था। रुबाब ने उसकी आंखों में पहली बार फिक्र देखी थी और वो उसके लिए थी। उसने अपना बार उस पर छोड़ा तो वो लड़खड़ाया, फिर संभला और उसे बाजुओं में उठाए बिस्तर पर लेटाए, कंफर्टर दुरुस्त किया और एसी ऑन करना चाहा। नहीं, इसे बंद रहने दे, रात को भी सर्दी लग रही थी, उसने कहा तो बासित ने गुस्से से उसे देखा। तो तुमने बंद क्यों नहीं किया? आप जाग जाते फिर गर्मी से, उसने कहा तो बासित का दिल किया कि उसे जड़ दे। एक बीवी इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए, उसने दिल में सोचा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इतनी गर्मी नहीं लगती मुझे, और सर्दी लग रही थी तो कंफर्टर और निकाल लेती अलमारी से। बुखार इसी वजह से चढ़ा है तुम्हें, बच्ची हो छोटी सी तुम। अच्छा, आप प्लीज़ डांटें तो नहीं, वो बोली और आंखें मूंद गई। बासित को उसकी फिक्र हुई। अगर वो उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखती तो वो क्यों नहीं? उसके पास आते, उसके माथे पर प्यार देते। वो हटा और दरवाज़ा बंद करते निकलता चला गया। वो घर से ही काम कर लेता, लेकिन अगर उसे पता चल जाता तो वो दिमाग खाती कि वो क्यों उसकी वजह से नहीं गया। तब रेस शाह ने उसका कैचर उतारा और हवा में उछाल दिया। शाह, जो मैं कहूँ वो मना करो। तुम्हारे मामले में मुझे तुम्हारा क्या कुछ भी नहीं मंजूर, सब मेरे मुताबिक किया करो। और अपने बारे में क्या ख्याल है? आप मेरे मुताबिक करते हैं कुछ? पहले मैंने कहा कि ये मंगनी ख़त्म करें, आपने तब भी मेरी नहीं मानी। अब मैं कह रही हूँ कि शादी कर लें तो आपको अब भी मजाक लग रहा है सब। दोबारा शादी की कोई चाह नहीं जागी मेरे दिल में। मेरे बाप की सियासत है ये। कुछ वक्त पहले बोल पड़ता तो शायद हालात अब बेहतर होते, लेकिन जल्द ही ये सब ख़त्म कर दूंगा मैं। आप मुझसे सच में मोहब्बत नहीं करते?
थोड़ी सी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है? चाय का आखिरी सिप लेते तबरेज़ शाह ने उसे देखा। मैं नहीं मानती कि उस शख्स को मुझसे मोहब्बत ना हो जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरे पीछे था, जो मुझे ज़ख्म देकर मसीहाई खुद करता था, जिसने खुद मुझसे निकाह किया था, जिसने 2 साल मुझे पागलों की तरह ढूंढा, जिसने मुझे मिलते ही मुझ पर हक जताया, जो मेरी हर बात हर हरकत पर नज़र रखता है, जिसको ये पता है कि मैं दिन में कपड़े कितनी बार बदलती हूँ, जिसको ये पता है कि मैं दिन में चाय एक ही बार उसके साथ पीती हूँ, जिसको मेरा नज़रअंदाज करना बिल्कुल पसंद नहीं, जो बिना मुझे उठाए अपने दिन का आगाज़ नहीं करता, और जो बिना तो अगली बार मुझसे सवाल मत करना मन्नत कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं। समझ रही हो ना? क्यों ना करूं? हक है ये मेरा। तो फिर और भी बहुत से हक हैं तुम्हारे, जैसा कि मेरी हर जिद को मानना, जैसे मैंने कभी मना किया हो ना। उसने हंकारा भरा। मेरे एक बार बुलाने पर आ जाना। मन्नत ने उसे घूरा। सिर्फ मुझ पर ध्यान देना, और तो जैसे आप कहीं देने देते हैं ना मुझे ध्यान, मेरी औलाद देना मुझे। जवाब में उसका गुलाबी चेहरा सामने था। लेकिन तुम तो मुझे खुद के करीब भी नहीं भटकने देती, तो सोच रहा हूँ ये ख्वाहिश दूसरी बीवी से पूरी करवा लूँ। मन्नत ने खाली नज़रों से उसे देखा तो वो थमा, फिर उसकी आंखें चूमी और उसे अंदर लाकर बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। तुम पागल हो पूरी मन्नत। अब सर दर्द कैसा है? वो लेट गया तो मन्नत ने पूछा। बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आ गया? मेरा तब से ध्यान आप पर ही है। तबरेज़, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके बगैर कुछ सोचती हूँ? उसने कहा तो तबरेज़ शाह दिल में मुस्कुराया। तुम्हें कुछ सोचने की इजाज़त मैं देता भी नहीं हूँ मन्नत तबरेज़ शाह, और सर दबा दो। मन्नत ने उसका सर दबाना शुरू किया तो वो दोपहर वाली साबका पोजीशन में आते उसकी कमर के गिर्द हिसार बांधता, अपना सर उसकी गोद में छुपा गया। क्यों परेशान हो रहे हैं? मना कर तो दिया है आपने। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं मन्नत तबरेज़ शाह। मेरी वाहिद कमज़ोरी हो तुम, नहीं तो इस मामले को मैं कब का हल कर चुका होता। मन्नत ने तशक्कुर से आसमान को देखा और फिर उसके बालों में हाथ फेरा। आप हिफाजत कर लेंगे मेरी, मुझे यकीन है, वो मान से बोली। तेल लगा दूं सर में? वो उसकी छोटी से छोटी तकलीफ पर बौखला जाया करती थी। यही वाहिद चीज़ थी जो तबरेज़ शाह को पागल करती। वो ज़िद किया करता था उससे। वो चाहता था वो उसके बारे में सोचे, बस उसके बारे में सोचे और उसकी ज़ात में मशगूल रहे। तुम काफ़ी हो इस वक्त, खामोश रहो। अच्छा, अपने तकिए पर तो लेटें। क्यों, थक गई हो? नहीं, ऐसे बेआराम होंगे तो नींद कैसे आएगी? ऐसे मैं सबसे ज़्यादा आराम में हूँ। और अब दोबारा आवाज़ ना आए तुम्हारी। सोने दो मुझे। ये तो तय था आज वो ऐसे ही सोने वाला था। उसका सारा ध्यान अपने बाप पर और मन्नत के फ़ोन पर आई उस कॉल की तरफ था। मन्नत ने थक कर आंखें मूंद ली और बेड की टेक से सर जोड़ा। वो खुद बेआराम हो सकती थी, लेकिन उसे नहीं कर सकती थी। ये मोहब्बत थी उसकी अपने शोहर के लिए। उसके सुबह जाने के बाद वो सारा दिन सोकर अपनी नींद पूरी कर सकती थी, लेकिन उस शख्स का सुकून नहीं खोने दे सकती थी जो उसकी ज़ात में था। वो बाहर बैठा ही काम कर रहा था। 11 के नज़दीक वो उठकर एक नज़र उसे देखने गया। वो सो रही थी। उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार अब भी वैसा था। दवा वो दे चुका था, इसलिए इंतज़ार में था कि शायद उतर जाए, नहीं तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता। वो कंफर्टर में दबकी सो रही थी। चेहरा हल्का सुर्ख था। बासित ने झुकते उसके बाल उसके चेहरे से हटाए और बत्ती बुझाते बाहर निकल गया। फिर काम करते वक्त उसे अंदाज़ा न हुआ। 2:30 बजने पर वो उठकर बाहर आई और उसे वहीं बैठा काम करते देख उसके साथ सोफे पर आकर बैठ गई तो वो चौंका। फिर उसे खुद से लगाया और उसके कंधे पर सर रखते वो आंखें मूंद गई। अब कैसी हो? कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? बासित ने उसे देखते हुए कहा जो आंखें मूंदे हुए थी। अस्पताल चलें? बासित ने परेशानी से पूछा और उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार अब कम था। नहीं, चलो अंदर चलो। क्या खाना है? मुझे यहीं बैठना है बस, और चुप करें। वो गुस्से से बोली तो वो पहले हैरान हुआ और फिर खामोश हो गया। वो उस पर अपना सारा वजन छोड़े हुए थी। अपनी टांगें ऊपर करते उन्हें समेट लिया था। मेरे पाँव में भी दर्द है, उसने आंखें खोलते बासित को देखने कहा, जिसका उसे मुसलसल काम करना पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए कह रहा हूँ तफसील से दिखा देते हैं डॉक्टर को। नहीं, आप दबा दें प्लीज़, उसने कहा तो बासित ने सर दाब भरी और अपना लैपटॉप बंद करने लगा। रुबाब को लगा उसे भी दूसरे मर्दों की तरह उसके पैरों को हाथ लगाना नहीं भाया। बासित ने लैपटॉप साइड पर रखा और उसे वापस बिठाया। अब कहाँ जा रही हो? अंदर। पहले तो तुम्हें यहीं बैठना था। और पाँव दिखाओ, दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें?
बासित ने उसे साथ लगाते उसके पाँव पर हाथ रखा तो वो उसे देखने लगी। हल्का हल्का दबाता, वो शायद कोई दुआ पढ़कर फूंक रहा था उस पर। उसके बालों को दूसरे हाथ से कान के पीछे उड़सा। रुबाब को सब मुकम्मल लगा था उस पर। क्या आप मेरे बालों में ऑयलिंग कर देंगे? वो अचानक बोली। काफ़ी देर से उससे पाँव दबा रही थी वो। उस पर भी तरस आया, लेकिन उसे अपने काम करते देख वो अपने दिल के ज़्यादा करीब लगा था। बासित ने आंखें छोटी करते उसे देखा, फिर जाकर उसकी ऑयल की बोतल ले आया। तब तक वो नीचे बैठ गई। हल्का हल्का ऑयल डालते उसने अच्छे तरीके से लगाया। रुबाब मन ही मन मुस्कुराई थी। वो उठकर हाथ धोने लगा तो वो होश में आई। बस बस की बच्ची, आधा घंटा हो गया। बासित को वो दिन याद आया जब उसने भी ऐसे ही कहा था उसे। बस ठीक ही की है, मैंने आपको कितनी अच्छी की थी। तो बासित ने उसे घूर कर देखा जो पिछले 1 घंटे से अपने काम करवा रही थी उससे।